द फर्स्ट लेजेंडरी बीस्ट मास्टर। अध्याय 701 नींद का कार्यक्रम। अगली सुबह बहुत जल्दी आ गई। कैरा की ठंडी नाक काल को जगाने के लिए उसके गाल पर चुभ रही थी। दूसरे कमरे में लोग हमारे जागने का इंतजार कर रहे हैं। मैं पैंट न पहनने की सलाह देता हूँ, शून्य बेजर ने उसे चंचल लहजे में बताया। काल ने उस पर मुस्कुराया। पैंट क्यों नहीं, पैंट उतार देने चाहिए ताकि मैं सो सकूं। काल ने त्रुटिहीन तर्क पर आह भरी। अगर वह बिना पैंट पहने बाहर जाता तो ज्यादातर मेहमान चले जाते, लेकिन कैरा को सिर्फ इसलिए बिस्तर से बाहर नहीं निकलना पड़ा क्योंकि वह ऐसा कर रहा था। बेशक मुझे उठना पड़ता है, मैं सिर्फ कुछ 100 मीटर की दूरी से ही स्वतंत्र रूप से अंदर और बाहर जा सकता हूँ। कौन जानता है कि वे तुम्हें कहाँ ले जाएंगे। क्या होगा अगर मैं बाद में वापस जाना चाहूँ और किसी उबाऊ जगह पर फंस जाऊँ। काल ने कल रात की तरह ही कैजुअल कपड़े पहने, क्योंकि अगर उसे किसी फौज के पास जाना होता तो उसे किसी तरह की बाधा की ज़रूरत होती, और अगर वह लाइब्रेरी में डेस्क पर बैठने वाला होता तो उसे आरामदेह महसूस होता। जैसे ही वह अपने बेडरूम से बाहर निकला, 6 ज्यादा कपड़े पहने शिक्षाविद, जिनकी उम्र 50 के दशक के आखिर से लेकर अभी तक आश्चर्यजनक रूप से नहीं मरी थी, अचानक ध्यान से खड़े हो गए। वे अपने चेहरों पर नकली और बनावटी मुस्कान के साथ खड़े थे, औपचारिक अभिवादन के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। उनमें से सबसे बड़ी ने धीमी आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग मोनार्क, हमें आज सुबह नाश्ते के लिए और फिर आपके कार्यस्थल पर आपके साथ भेजा गया था। कल रात काल के साथ जो नौकरानी थी वह एक तरफ खड़ी थी और अपने होंठ हिलाए बिना धीरे से विवरण बता रही थी। वह अंतर्राष्ट्रीय संबंध सलाहकार चेन हैं। उनके बाएं और दाएं उनके बेटे हैं जो उनके निजी सहायक के रूप में काम करते हैं। बाहर की तरफ के 2 लोग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। उनके नाम मायने नहीं रखते, आप उन्हें शायद फिर कभी नहीं देखेंगे। कर्मचारी आपके समूह के बाकी लोगों के लिए यहाँ नाश्ता लाएंगे, उसने फुसफुसाते हुए कहा। काल ने बुजुर्ग व्यक्ति को सिर हिलाया। सलाहकार चेन, आपके और प्रोफेसरों के साथ नाश्ता करना खुशी की बात होगी। कृपया आगे बढ़ें ताकि हम मेरी टीम को परेशान न करें। राय की आवाज़ काल के दिमाग में फुसफुसाए। कारा और रैमी को अपने साथ ले जाओ, मैं महिलाओं को देखने के लिए यहाँ रहूंगी। ब्लडबैथ स्पाइडर उनके कमरे के बाहर बालकनी में था, पर्दे से छिपा हुआ। थोर को छोड़कर बाकी लोग पहले से ही अपने स्थानों पर थे, जो पैक के साथ रहेगा। और कारा, जो अभी भी बिस्तर पर थी, ये तय कर रही थी कि उसे वास्तव में उठने की ज़रूरत है या नहीं। काल ने उसे उसके स्थान पर कंबल के घोंसले में स्थानांतरित कर दिया और आगंतुकों के समूह को दरवाजे तक ले गया। नौकरानी उनके साथ थी, काल के कंधे से आधा कदम पीछे खड़ी थी, जहां से वह अभी भी उसे देख सकता था, क्योंकि वह उन्हें अनौपचारिक भोजन कक्ष में ले जा रही थी। आज सुबह मेहमानों के लिए प्रवेश द्वार पर एक बुफे सेट किया गया था, जहां वे अपनी सीट पर लाने का अनुरोध कर सकते थे। अपनी खुद की प्लेट ले जाना किसी कारण से वर्जित लग रहा था, या शायद उन लोगों की गरिमा के नीचे था जो आमतौर पर महल में भोजन करते थे। जब वे अपनी सीट पर बैठे तो काल ने अपनी निगाह कमरे में घुमाई, संभावित गद्दारों या छिपे हुए जासूसों के लिए आभा का निरीक्षण करने के लिए सोल साइट का उपयोग किया। अधिकांश मेहमान सामान्य दिखाई दिए, हालांकि कुछ की ऊर्जा में भ्रष्टाचार का स्तर ऐसा था जो ये सुझाव देता था कि वे सामान्य अर्थों में भयानक लोग थे। ये वही चीज़ थी जो उसने लाइटनिंग सेरो हैचलिन के लिए खारिज किए गए उम्मीदवारों पर देखी थी। एक नौकरानी वास्तव में एक राक्षस थी, लेकिन काल ने देखा कि उसने कोई भेष नहीं पहना था। वह अपनी वर्दी में इतनी मानवीय दिख रही थी कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं था। उसने रंगीन कॉन्टैक्ट पहने हुए थे जिससे उसकी आंखें पूरी तरह से काली दिखाई दे रही थीं। काल के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वह केवल एक जागृत रैंक दानव थी। इसका मतलब ये हो सकता है कि वह न्यूबॉर्न के लिए एक जासूस थी, लेकिन इसका मतलब ये हो सकता है कि वह गैर मानवों के छोटे समूह में से एक थी जो वास्तव में गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र में खुलेआम रहती थी। कई और भी थे, लेकिन वे खुद को अलग रखना पसंद करते थे, क्योंकि सनकरों को आमतौर पर बाहरी लोगों के रूप में माना जाता था और उन्हें अच्छी नौकरी पाने में मुश्किल होती थी, जबकि राक्षसों को उनकी प्रजाति के आधार पर संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। जब तक उसने कुछ संदिग्ध नहीं किया, तब तक उसके लिए जीवन को कठिन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मुझे बताओ सम्राट, तुम अपनी उन बड़ी हुई आंखों से क्या देखते हो? सलाहकार चेन ने पूछा। मैं देखता हूं कि यहाँ पैलेस के डाइनिंग हॉल में रैंकिंग एलीट दुर्लभ हैं। कमरे में 4 लोग हैं जिनकी बाकी आदतन चापलूसी कर रहे हैं। 4 और ऐसे व्यक्तित्व वाले हैं जो इतने बुरे हैं कि वे सहज रूप से जानवरों को पीछे हटा देंगे, और एक नौकरानी जो गाटर वाले स्टॉकिंग्स की तुलना में क्रॉचलेस पैंटीहोज पसंद करती है। आखिरी टिप्पणी ने सभी को चौंका दिया। फिर चुपके से चारों ओर देखने लगे कि क्या वे ये निर्धारित कर सकते हैं कि यह कौन सी नौकरानी थी। काल को सौंपी गई नौकरानी थोड़ा मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे पहले से ही उत्तर पता था, भले ही वह अंतर न देख पा रही हो। स्थिर खड़े होने पर यह स्पष्ट नहीं था, लेकिन जब वे आगे बढ़े तो काल अंतर सुन सकता था। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप इसे देखकर जान सकें, नौकरानी ने काल के कथन के बारे में सोचने के बाद फुसफुसाया।
काल ने जवाब में अपने कान थपथपाए और वह मुस्कुराए। दीवार के साथ अपनी जगह से बिना किसी की बात सुने संवाद करने में सक्षम होने से उसका दिन बहुत अधिक दिलचस्प हो गया। जब उन्होंने खाना खत्म किया तो नौकरानी काल और शिक्षाविदों की टीम को नीचे ले गई, भूमिगत पारगमन सुरंग में जो विश्वविद्यालय के अनुसंधान केंद्र की ओर जाती थी। एक इलेक्ट्रिक ट्रेन थी जो मांग पर आगे पीछे चलती थी, जो सुरक्षित क्षेत्रों को छोड़े बिना शहर से महल तक श्रमिकों को ले जाती थी। काल उन 5 आदमियों के साथ जहाज पर चढ़ गया जिन्हें उसे ले जाने के लिए भेजा गया था, और नौकरानी रिहायशी इलाके में वापस चली गई ताकि उसे यह सूचना मिल जाए कि वह महल में वापस आ रहा है। जैसे ही वह स्टाफ डाइनिंग रूम में दाखिल हुई, एक काले रंग की पोशाक पहने हुए पूछताछकर्ता छाया से प्रकट हुआ। मेलानी, रिपोर्ट करें। नौकरानी ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। जांचकर्ता, मैंने दुश्मन के उनके खिलाफ आगे बढ़ने का कोई संकेत नहीं देखा है। हालांकि वे प्रतीक्षा कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि सम्राट काल की इंद्रियां बिल्कुल भयानक हैं। वह कमरे के दूसरी ओर से पर्ची पर गाटर बकल की आवाज़ सुन सकता है, 5 मीटर दूर से फुसफुसाती बातचीत को स्पष्ट रूप से समझ सकता है, और उसकी दृष्टि की सीमा 200 डिग्री से भी अधिक है। डाइनिंग हॉल में चलते हुए वह बिना अपना सिर हिलाए मेरे पीछे एक कदम पीछे मेरी हरकत को ट्रैक कर सकता था। मुझे टीम के बाकी सदस्यों की जांच करने का अवसर नहीं मिला है, लेकिन मुझे विश्वास है कि उसने अपने जानवरों में से एक को उनके साथ छिपा दिया है, साथ ही थोर के रूप में जाना जाने वाला जानवर भी। मैं पहले उसकी उपस्थिति महसूस कर सकता था, लेकिन मैं उसे नहीं ढूंढ पाया। जांचकर्ता ने सिर हिलाया। धन्यवाद, मेलानी। एक बार जब हम ये निर्धारित कर लेंगे कि कौन पीछे रह गया है, तो मैं उनके सुरक्षा दल में एक अतिरिक्त सदस्य नियुक्त करूंगा। मेलानी ने अधिक विवरण के लिए प्रतीक्षा की। एक संभावना है कि उसने ब्लडबैथ स्पाइडर को पीछे छोड़ दिया है, और अगर उसे पहले से चेतावनी नहीं दी जाती है, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह उन सभी को मार डालेगी और नष्ट कर देगी जिन्हें हमने उनका पीछा करने के लिए भेजा था। मेलानी ने भौहें सिकोड़ी। क्या वह इतनी डरावनी है? इंक्विजिटर ने उसके सिर पर थपथपाया। हमें हत्यारे समूह से उसकी घातकता की पुष्टि मिली है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह चुपके से हमला करने की क्षमता और घात लगाने के कौशल के साथ एक शीर्ष सम्राट रैंक का खतरा है। मेलानी के लिए यह वर्णन समझने के लिए पर्याप्त था। उनकी बातचीत के बाद इंक्विजिटर बस गायब हो गया, लेकिन वह निश्चित रूप से अभी भी कहीं न कहीं यहाँ था। प्रतीक्षा और निगरानी। वह राष्ट्र के दुश्मनों के लिए घातक था, लेकिन हत्यारे की स्थिति उन लोगों को मिली जो उससे कहीं अधिक भयानक थे। अध्याय 702 दिन का काम। ट्रेन विश्वविद्यालय में रुकी और सलाहकार ने काल को अपने पीछे आने का इशारा किया। ये हमारा स्टॉप है और फिर हमें प्रयोगशालाओं तक थोड़ी दूर चलना है। आपके साइन इन करने के बाद उनके पास आपके लिए एक सुरक्षा कार्ड होगा ताकि आप कल से दरवाजे खुद खोल सकें। कृपया इसे सुरक्षित रखें, क्योंकि उन्हें बदलना बहुत मुश्किल है। सलाहकार ने उन्हें जादुई रूप से मजबूत किए गए दोहरे दरवाजों की एक श्रृंखला के माध्यम से ले जाया, फिर एक लिफ्ट से नीचे और एक लंबे गलियारे से नीचे जाने वाली दूसरी लिफ्ट में ले गया। जब वे दूसरी लिफ्ट से बाहर निकले तो दीवार पर लगे साइन पर शस्त्रागार लिखा था और सुरक्षा वर्दी में कमांडरों की एक पूरी टीम तैयार खड़ी थी। सलाहकार और प्रोफेसर लिफ्ट से बाहर निकले और गार्ड के निर्देशों का पालन करते हुए स्कैनर की ओर बाएं मुड़ गए। फिर काल लिफ्ट से बाहर निकला और लाल बत्तियां चमकने लगीं, जबकि एक अलार्म बज उठा। गार्ड ने अपने हथियार निकाले और काल हंसने लगा। आराम करो, शायद ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं एक सम्राट हूँ। मेरा नाम काल है, मुझे कई रनक्राफ्टिंग प्रयोग करने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसने तेज आवाज के बीच समझाया। दीवार से एक तीर उसकी दिशा में उड़ गया और काल ने उसे पकड़ने के लिए हाथ उठाया, ये सोचकर कि किसी की जांच करने से पहले ही किस तरह की सुरक्षा प्रणाली उस पर गोली चला रही थी। हॉल के नीचे से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और तेज बूटों की आवाज़ आ रही थी। तभी काल को लगा कि कोई उसके पीछे शैडो स्टेप के साथ दिखाई दे रहा है। उसके शरीर के हल्के से हिलने से उसकी पीठ लिफ्ट की बजाय दीवार की ओर हो गई और काल ने फैसले का इंतजार किया। एक युवा रॉयल अपने हाथ में इंक्विजिशन बैज पकड़े हुए लिफ्ट से बाहर निकला, क्योंकि वह काल के पीछे एक पल बहुत देर से दिखाई दिया था। सम्राट काल, शोर के लिए माफ़ी। कोई हमें यह बताना भूल गया कि आप नीचे जा रहे हैं ताकि हम अलार्म को तब तक निष्क्रिय कर सकें जब तक आप सिस्टम में न आ जाएं। हमें एक पल दें और यह हो जाएगा। ये है। जैसे ही वह रुका, रोशनी सामान्य हो गई और अलार्म बंद हो गया। काल ने बाईं ओर देखा और पाया कि उसके साथ आए 5 आदमी जमीन पर थे और उनकी कलाइयों पर जिप टाई लगी हुई थी। काल ने दुष्ट को वह डांट दिया जिसे उसने पकड़ा था और वह आदमी 1 सेकंड के लिए उसे देखता रहा। मैंने मान लिया था कि तुम इस प्रभाव से प्रतिरक्षित हो, उसने सावधानी से कहा। शायद मैं हूं, लेकिन मैं पता लगाना पसंद नहीं करता। कुछ प्रभावों में अजीबोगरीब अंतःक्रियाएं हो सकती हैं। काल ने सहमति जताई। कृपया मेरे साथ पंजीकरण कार्यालय में आइए, सर। पूछताछकर्ता ने उसे एक स्कैनर के पास ले गया और निर्देश दिया कि अपनी बाहें फैलाकर अंदर खड़े हो जाओ।
काल के इंतजार करते समय एक बार गोल गोल घूमता रहा और फिर एक गुस्से से भरी बीप ने मशीन को उसकी स्टैंड बाय स्थिति में रीसेट कर दिया। सर, क्या आपके पास अपनी पोशाक में कोई जादुई मिश्र धातु है? ऑपरेटर ने उलझन में पूछा। मेरे पास एक विशेष संविधान है, शून्य लौ शरीर। मैं वास्तव में एक जादुई मिश्र धातु हूँ, काल ने समझाया। ऑपरेटर ने आह भरी और मशीन फिर से चालू हो गई। कुछ सेकंड के बाद इसने फिर से बीप की और ऑपरेटर ने काल और इंक्विजिटर को स्क्रीन पर देखने के लिए इशारा किया। जादुई इंजीनियरिंग की एक उत्कृष्ट कृति जो स्कैन के परिणामों को टीवी स्क्रीन की तरह प्रदर्शित करती थी। ये सच प्रतीत होता है। संपूर्ण कंकाल संरचना और संवहनी प्रणाली धातु की है। मुझे हमारे अतिथि पर कोई अन्य धातु नहीं दिख रही है, लेकिन पोशाक स्कैनर को भी ट्रिगर कर रही है। मुझे लगता है कि यह राक्षस रेशम है। काल ने सिर हिलाया। सम्राट रैंक, सटीक रूप से। मेरे पास जितने भी कपड़े हैं वे सभी हैं, जब तक कि आप ये पसंद न करें कि मैं कवच कौशल का उपयोग करूं। कृपया ऐसा न करें। सामान्य क्षेत्रों में कौशल सक्रियण के लिए अलार्म विशेष रूप से अप्रिय हैं। जब आप प्रवेश करते हैं तो आपने यही ट्रिगर किया। मैं मानूंगा कि आपके पास निष्क्रिय कौशल सक्रिय हैं जिन्हें बंद नहीं किया जा सकता है। इंक्विजिटर ने पूछा। ये सही है, यह इस समय कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन निष्क्रिय कौशल को बंद करने का कोई वास्तविक विकल्प नहीं है। काल सहमत हो गया। खैर, इकोलोकेशन, सोल सेंस और थर्मल विजन के अलावा वे सभी निष्क्रिय कौशल थे जो उस समय निष्क्रिय अवस्था में चले गए जब वह उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन वह वास्तव में बंद नहीं था, बस उपयोग में नहीं था। क्या कोई अन्य कौशल है जो आप आमतौर पर प्रवेश करते समय सक्रिय रखते हैं? जिज्ञासु ने पूछा। आमतौर पर मेरे पास हर समय एक अनंत बिजली अवरोध सक्रिय रहता है। मैंने इसे महल में बंद कर दिया ताकि मैं पहरेदारों को न डराऊं। कृपया इसे सुविधा के अंदर ही रहने दें। क्या आपके पास कोई ऐसा कौशल है जो स्कैनिंग उपकरण में बाधा उत्पन्न कर सकता है यदि आपके काम के बाद उनके निशान रह जाते हैं? पूछताछकर्ता ने पुष्टि की। ठीक है, मेरे पास शून्य है। अगर इसे यहाँ सक्रिय किया जाता तो हम अंधेरे में यह बातचीत कर रहे होते। काल ने मजाक किया। अंधेरे में? स्कैनर ऑपरेटर ने पूछा। इस मंजिल के लिए बिजली का स्रोत बस वही है और यह एक जादुई सर्किट है। सभी लाइटें जादुई हैं, पारंपरिक नहीं। पूछताछकर्ता प्रभावित दिखे। मुझे नहीं लगा कि आप मुख्य डिवाइस का पता लगा पाएंगे। आपके पास बहुत बढ़िया मानसिक समझ है। काल ने स्वीकृति में सिर हिलाया और जिज्ञासु ने एक बड़े बाइंडर में नोट्स बनाना जारी रखा। अन्य कौशल जो आपकी दृष्टि की सीमा से परे खतरनाक हो सकते हैं। काल ने कंधे उचका दिए। सूची बनाने के लिए बहुत सारे थे। वह एक जिज्ञासु शून्य बेजर या ऊब चुकी नागा रानी के खतरे को कैसे समझाए? ठीक है, अगर एपिक गार्ड ने ग्रेविटी स्लैम का इस्तेमाल किया तो यह एक भूमिगत परिसर में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन मुझे कोई लड़ाई करने की उम्मीद नहीं है और विशेष रूप से बैकअप बुलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। जिज्ञासु ने प्रविष्टियों को समाप्त करते हुए आह भरी। ये पर्याप्त विवरण होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्यों पूछा। हर सम्राट रैंक वाला अभिजात वर्ग सुविधा के लिए एक एस रैंक अस्तित्वगत खतरा होगा। लेकिन आपका पास अपडेट हो गया है और मैंने इसे उस ऊर्जा के साथ जोड़ दिया है जो आप अभी उत्सर्जित कर रहे हैं। इसलिए जब तक आप अपने निष्क्रिय कौशल को नहीं बदलते, आपको कल अलार्म नहीं बजाना चाहिए। काल ने पास को अपने गले में लटका लिया, इस ज्ञान में सुरक्षित कि वह अब काम पर आने से अलार्म नहीं बजाएगा। ठीक है, अब मैं कहाँ जाऊँ? वे विवरण के साथ काफ़ी विरल थे। पूछताछकर्ता ने काल को स्कैनर की दिशा के विपरीत एक गलियारे में ले जाया जिससे अन्य लोग उसे ले जाने वाले थे, फिर सर्पिल सीढ़ियों के एक सेट से नीचे जो एक और लंबे गलियारे की ओर ले गया। साम्राज्य में अपने साहसिक कार्य को जारी रखें। यह एक विशाल गोलाकार विस्फोट द्वार में समाप्त हुआ जिसके पास पैलेस गार्ड की एक पूरी टीम खड़ी थी। दिलचस्प, वास्तविक प्रयोगशालाएं विश्वविद्यालय की सुविधा के अंतर्गत नहीं हैं, बल्कि पश्चिम में हैं। यह आवासीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है न? काल ने पूछा। आप ये कैसे बता सकते हैं? काल को कंपास या अन्य ट्रैकिंग डिवाइस के लिए दृष्टि से स्कैन करते हुए पूछताछकर्ता ने पूछा। मैं खदानों से हूँ। अपने जीवन में कभी भी मैं भूमिगत नहीं खोया हूँ। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि विश्वविद्यालय से 1 किलोमीटर पश्चिम में क्या है? मुझे शहर की सतह देखने का मौका नहीं मिला है, काल ने समझाया। वुडलैंड हिल्स साइकिलिंग और मनोरंजन पार्क। यह एक पूर्व बजरी का गड्ढा है जिसे फिर से लगाया गया और जब शहर का विस्तार हुआ तो इसे एक सार्वजनिक पार्क का रूप दिया गया। हम वर्तमान में पार्क के नीचे हैं। इससे नागरिकों के घायल होने का कुछ जोखिम रहेगा, लेकिन न्यूनतम, और यदि युद्ध से कोई विस्फोट हुआ तो इसे बजरी के गड्ढे के बैठने के रूप में समझाया जा सकता है अगर कोई सतह से नोटिस करता है। इसके नीचे 500 मीटर 485 अगर मेरा अनुमान सही है, हवा के संचार के साथ भी मैं गहराई को महसूस कर सकता हूँ, काल ने आगे कहा। वहाँ यह आरामदायक लगता है। राय ने पहले स्वीट में अपने छिपने के स्थान से सहमति जताई।
खैर, वास्तव में छिपने का स्थान नहीं, क्योंकि वह अमूर्त थी और सोफे पर बैठी लोट्स के साथ प्रकृति संबंधी वृत्तचित्र देख रही थी, लेकिन तकनीकी रूप से छिपी हुई थी। विशाल भूमिगत सुविधा मूल रूप से एक विशाल बिल थी, और अगर वह रोशनी को मार देती तो यह एक आदर्श घोंसला होता, पहले से ही पूरी तरह से भरा हुआ और सब कुछ। इंक्विजिटर काल को एक अजीब नज़र से देख रहा था, लेकिन वह गार्ड की ओर चलता रहा। काल ने अपना पास दिखाया, जिसे उन्होंने एक छोटे पत्थर से दबाया, उसके हरे होने का इंतजार करते हुए। जब ये हुआ और पास पर लिखे मंत्रों को चित्र और काल के चेहरे के साथ सत्यापित किया गया, तो उन्होंने उसे प्रयोगशाला में जाने के लिए दरवाज़ा खोला। दरवाजे पत्थर में फिसल गए, जिससे उन्हें खोलने की संभावना कम हो गई। वे मशीनरी के हिलने की आवाज़ से दालान से आधा दर्जन मीटर आगे तक फैल गए। वास्तव में एक दुर्जेय अवरोध, जादुई वृद्धि के बिना भी। काल के चेहरे पर गर्मी का झोंका आया, कोयले, गर्म लोहे और जादू की गंध आ रही थी। फिर धातु पर हथौड़ों की आवाज़, एक फौज की विशिष्ट बजती हुई आवाज़, उन तक पहुंची। काल मुस्कुराया और विस्फोट के दरवाजों से बाहर निकल गया, जो उसके पीछे बंद हो गए। उसने पीछे मुड़कर चिकनी सतह को देखा, फिर महसूस किया कि उसके कौशल वास्तव में सुरक्षा के लिए उतने ही उपयोगी हो सकते हैं जितने आक्रामक हथियारों के लिए। कमांडर रैंक या उससे ऊपर के उस दरवाजे की स्थायित्व को बढ़ाने से किसी भी व्यक्ति या चीज़ के लिए उचित समय सीमा में 3 मीटर ठोस स्टील से गुजरना लगभग असंभव हो जाएगा। कोई व्यक्ति धैर्यपूर्वक उनका इंतजार कर रहा था कि वे उन्हें संबोधित करें, इसलिए काल ने अपना ध्यान दरवाजे से हटा लिया और ये देखने के लिए मुड़ा कि निकट भविष्य में उसके पास किस तरह का कार्यस्थल होगा। हवा फौज की गंध से गर्म थी, लेकिन वास्तविक प्रयोगशाला बेदाग थी। इसे एक खुली मंजिल की योजना के रूप में स्थापित किया गया था, जिसमें दीवार के साथ फौज और हथियार बनाने वाले कारीगर थे। फिर बीच में एक बंद साफ क्षेत्र था, जिसमें वे जो भी संवेदनशील प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे उनके लिए वर्कबेंच थे। प्रवेश द्वार प्रयोगशाला के फर्श से लगभग 30 मीटर ऊपर था, जिसमें एक रास्ता था जो चारों ओर से जाता था। मुख्य स्तर तक पहुंचने के लिए आधा दर्जन सीढ़ियां थीं, साथ ही 4 दृश्यमान लिफ्ट प्लेटफॉर्म थे जो केवल प्रयोगशाला के भीतर ही संचालित होते थे। जो लड़की काल का इंतजार कर रही थी, उसने अपना गला साफ किया, जिससे वह नीचे देखने लगा और उसे गुलाबी बालों, उभरी हुई नाक और बड़े कानों वाली एक बेहद छोटी महिला दिखाई दी। वह कोई इंसान नहीं थी। सुप्रभात सम्राट, मैं मुख्य अभियंता फिस्पाक हूँ, इंजीनियरिंग सुविधा का प्रमुख। आपको नया रूनक्राफ्टर होना चाहिए, है न? कृपया मेरे साथ फ्लोर पर आएं और हम शुरू कर सकते हैं, उसने कर्कश आवाज में घोषणा की। इससे पहले कि काल जवाब दे पाता, कैरा अपनी जगह से बाहर निकल गई और उसने अपनी नाक से उस छोटी महिला को हवा में उछाल दिया। हाँ, मुझे भी सवार मिल गया, हम चले। फिर वह मुख्य अभियंता के साथ वॉकवे से कूद गई, जो डर से चीख रहा था। वह धीरे से फर्श पर उतरने के लिए घूमी, जबकि काल बस उनके बगल में कूद गया और प्रभाव को कम करने की पूरी कोशिश की ताकि वह किसी के काम को हिला न सके। ऐसा लग रहा था कि कैरा भूल गई थी कि उसके पास एक सवार है, और वह फर्श पर दौड़ रही थी, सभी फौज स्टेशनों की जांच कर रही थी। कर्मचारी हंस रहे थे, जबकि मुख्य अभियंता फिस्पाक की तीखी नज़र प्रतिशोध का वादा कर रही थी। उन्होंने पूरा चक्कर लगाया और गनोम किसी की हत्या करने के लिए तैयार दिख रहा था, इसलिए काल ने उसे उठाया और फर्श पर रख दिया। कैरा, अच्छा व्यवहार करो। लोगों को यात्रा पर ले जाने से पहले तुम्हें पूछना होगा। काल ने भटके हुए शून्य बेजे को डांटा। कैरा ने माफ़ी मांगने का दिखावा किया, यहाँ तक कि भयभीत गनोम को पीछे हटने देने से पहले उसने गनोम के सिर पर थपथपाया। लेकिन उसके विचारों ने कहा कि वह किसी भी तरह से पश्चाताप नहीं कर रही थी और फिर से ऐसा करने की पूरी योजना बना रही थी। तुम किस तरह के शैतान को मेरी प्रयोगशाला में लेकर आए हो? मैंने उसे 4 बार तेजर से मारा और वह धीमा भी नहीं हुआ, चीफ ने शिकायत की। वह एक पंख वाला शून्य बेजा है। तेजर जैसी छोटी मोटी चीज़ें उसे रोकने के लिए मनाने के लिए काफ़ी नहीं हैं। शब्दों का इस्तेमाल करने में तुम्हें बेहतर किस्मत मिलेगी। वह इतनी समझदार है कि वह समझ सकती है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो और तुम जो कुछ भी कहते हो। उसे बस इस बात की परवाह नहीं है कि तुम रुकना चाहते हो या नहीं, काल ने कहा। और तुम उसे सुरक्षा से कैसे बचा पाए? मैं एक बीस्ट मास्टर हूँ। उनके पास मेरे लिए एक अलग जगह है। मैं जहाँ भी रहूँ वे भी वहाँ रह सकते हैं। लेकिन चिंता मत करो, मैं उसे साफ सुथरे कमरों से दूर रखूँगा ताकि हम किसी के काम में फर न डालें। काल ने अपने कंधों को सिकुड़ते हुए उसे बताया कि इसमें मदद नहीं की जा सकती। गनोम ने उसे घूर कर देखा। अगर कोई दूसरा विकल्प होता तो मैं तुम्हें तुरंत बदल देता, लेकिन अभी के लिए आइए देखें कि तुम हथियार को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हो। फौजमास्टर और उनकी टीम की बदौलत हमारे पास ब्लेड, फ्लैंड मेस, मॉल और कुल्हाड़ियों का एक संग्रह है जो अत्यधिक मैना संगत मिश्र धातुओं से बनाए गए हैं, जो अपनी वर्तमान स्थिति में युद्ध के उपयोग के लिए अनुपयुक्त हैं। अब क्या तुम बिना निगरानी के ऐसा कर सकते हो? काल ने छोटी महिला को एक उदासीन नज़र से देखा।
क्या तुम जानते हो कि कैरा वर्तमान में अपने झपकी के समय के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक हकपिलो की तलाश कर रही है? उसने धमकी दी। दोनों ने आधे मिनट तक एक दूसरे को घूरा, कुछ नहीं कहा। इससे पहले कि शोधकर्ताओं में से एक ब्लू ड्रैगन पादरी, जिसका सिर मुंडा हुआ था, बिखरे हुए नीले रंग के तराजू को प्रकट करता हुआ, गतिरोध को तोड़ने के लिए आया। मुख्य अभियंता, कृपया उसे माफ करें। सम्राट निश्चित रूप से अपने साथी की हरकतों से आपको अपमानित करने का इरादा नहीं रखता था। रनक्राफ्टिंग कौशल हमारे यहाँ के काम के लिए अमूल्य है, और मैं किसी को यह सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त करूंगा कि वह आपको और परेशान न करे, पादरी ने विनती की। मुख्य अभियंता फिस्पाक थोड़ा आराम करने लगे, जब तक कि उनके पीछे से एक नाक वाली आवाज़ नहीं आई। क्या कोई फिर से विफलता पर सवाल उठा रहा है? शायद ही चौंकाने वाला हो। लैब कोट पहने एक सुंदर युवक काल की ओर मुड़ने से पहले अपने चेहरे पर पूरी तरह से तिरस्कार के साथ बौने पर व्यंग्य कर रहा था। ड्यूक एम्ब्रोस, अनुसंधान और विकास प्रमुख। शोधकर्ता काल, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे विश्वास है कि यदि आपके कौशल आपकी अनुशंसा से मेल खाते हैं तो आप यहाँ अपना समय काफ़ी आनंददायक पाएंगे। काल सहज रूप से इस आदमी को नापसंद करता था, इससे पहले कि उसने देखा कि वह आदमी अपने युवा गुरु के भेष को बनाए रखने के लिए एक परिवर्तन मंत्र का उपयोग कर रहा था। वह वास्तव में उस आदमी को उसके घमंड के लिए नहीं आंक सकता था, जब वह अपनी ऊंचाई बढ़ाने के लिए जादू का उपयोग करने पर भी विचार कर रहा था, लेकिन उसके बारे में कुछ ऐसा था जो काल को पसंद नहीं आया। आत्मा की दृष्टि ने काल को अनुसंधान और विकास के प्रमुख के बारे में बहुत कुछ बताया। वह निश्चित रूप से मानव था, लेकिन उसकी आत्मा चिपचिपी लग रही थी। पानी की बाल्टी में सड़ने के लिए बाहर छोड़े गए भोजन के टुकड़ों की तरह उसकी आत्मा की बाहरी परत एक चिकना, सड़ा हुआ चमक थी। आदमी ने फिस्पाक पर एक आलसी लात मारी, लेकिन जब कैरा उनके बीच में आई तो वह अचानक रुक गया। अपने जानवर को दूर रखो, शोधकर्ता। ऐसा प्राणी प्रयोगशाला में नहीं होना चाहिए। काल ने आह भरी, लेकिन उसने कैरा को फटकार नहीं लगाए। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सहकर्मियों को लात मारने से बचें। हम बदमाशी के लिए शून्य सहनशीलता की नीति लागू करते हैं। इसके बजाय, काल ने जोर दिया। कब से? एम्ब्रोस ने उपहास किया। लगभग 4 मिनट पहले से। अब आपसे मिलकर खुशी हुई, शोधकर्ता एम्ब्रोस। लेकिन मुझे इंजीनियर फिस्पाक के साथ एक ओरिएंटेशन खत्म करना है। क्या हम नए लोगों के लिए पूछ सकते हैं? ये लोग दोषपूर्ण हैं, रेमी ने पूछा। शायद नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हम उन्हें किसी को मारे बिना और रॉयल जेल की कोठरी में समाप्त हुए बिना आसानी से सुलझा सकते हैं। एक तीसरा व्यक्ति उनके तर्क में आया, और काल मुस्कुराया क्योंकि उसने सदियों में पहली बार एक परिचित चेहरे की संरचना देखी। ड्यूक एम्ब्रोस 190 सेंटीमीटर लंबा और पतला था, जबकि फिस्पाक आधा मीटर लंबा था। बिल्कुल भी घर जैसा नहीं। अन्य शोधकर्ता भी पूरे देश से 1 दर्जन अलग अलग क्षेत्रीय दिखावट के साथ एकत्र हुए थे। हालांकि यह आदमी 140 सेंटीमीटर लंबा था। चाहे आप उसे किसी भी दिशा में मापें, उसकी मांसपेशियां लहरा रही थीं और उसकी दाढ़ी कमर पर एप्रन में टक गई थी। उसने काल को उसके पिता के छोटे कमांडर रैंक वाले संस्करण की याद दिला दी। क्या तुम दोनों बेवकूफ़ इसे बंद करोगे? तुम पहले से ही पतली बर्फ पर हो, और नए व्यक्ति पर दावा करने के लिए एक दूसरे के साथ झगड़ा करना केवल एक ऐसी घटना को जन्म देगा जो तुम दोनों को फिर से नियुक्त कर देगा। सम्राट केवल एक शोधकर्ता नहीं है, वह एक युद्ध नायक है, और वह खुद आर्कबिशप के आशीर्वाद से यहाँ है। आप इस तरह की परेशानी नहीं चाहते। माफ़ी चाहता हूँ, युवा बीस्ट मास्टर। मैं फौजमास्टर ग्रेनाइट हूँ, यहाँ प्रयोगशाला में उत्पादन प्रमुख हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ समय से हालात तनावपूर्ण हैं। आपके विपरीत, हम में से अधिकांश के पास यहाँ से रोज़ाना बाहर जाने की सुविधा नहीं है, और वे सूरज के बिना पागल हो रहे हैं। काल ने हंसते हुए कहा, ये खदानों में भी बहुत होता है। कुछ लोग केवल ऊपरी हिस्से में काम करने के लिए उपयुक्त होते हैं। चिंता न करें, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं इसकी सराहना करूंगा अगर सभी लोग ओरिएंटेशन से गुजरने के लिए पर्याप्त रूप से मिलजुल सकें। ड्यूक एम्ब्रोस ऐसा लग रहा था कि वह चिल्लाना शुरू करने वाला था, लेकिन काल ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। मैं आपके चेहरे पर देख सकता हूं कि आप फिर से शिकायत करना चाहते हैं, और मैं आपको अभी चेतावनी दे दूंगा कि आप अपनी किस्मत को दबाना नहीं चाहते। मैं नैतिक रूप से इतना ईमानदार नहीं हूं कि मैं किसी मैनेजर को बेवकूफ़ न बनाऊं। दरअसल, जहां से मैं आता हूं, वहां ये परंपरा है। एम्पायर पर और अधिक सामग्री का अनुभव करें। मैं मुख्य अभियंता को डराने के लिए माफ़ी मांगूंगा, लेकिन मुझे आपके पारस्परिक नाटक की परवाह नहीं है। फौजमास्टर ग्रेनाइट हंसा। मुझे लगता है कि हम अच्छी तरह से साथ रहने वाले हैं। ठीक है बेटा, मेरे साथ 5वें स्टेशन पर चलो, और हम देख सकते हैं कि तुम्हारी नई तकनीक एक नए तैयार किए गए ब्लेड पर कैसे काम करती है। इससे बाकी 2 लोग शांत हो गए, और काल ने मुस्कुराने की इच्छा को दबा लिया क्योंकि तुम देख सकते थे कि छोटा आदमी हर कदम पर कितना परेशान था। काल को पक्का संदेह था कि फौजमास्टर ग्रेनाइट वास्तव में एक पूर्ण रक्त वाला बौना था। उसके पास इसका कोई सबूत नहीं था, लेकिन सारे सबूत उसी दिशा में इशारा कर रहे थे।
खासकर तब जब यहाँ स्पष्ट रूप से गनोमिश फिस्पाक भी काम कर रहा था। कूलन रैक पर ब्लेड बहुत बढ़िया था, एक अज्ञात मिश्र धातु से बना, लेकिन हैंडल में काम किए गए छोटे छोटे विवरण, साथ ही ब्लेड के सही कोण, बिना किसी उपकरण के निशान के पॉलिश किए जाने से पहले भी किसी सच्चे मास्टर के अलावा किसी और का काम नहीं हो सकता था। यह मिश्र धातु अभी कितनी कठोर है। क्या मैं छेनी से नक्काशी कर सकता हूँ या मुझे कोई कौशल इस्तेमाल करना चाहिए? काल ने पूछा। ग्रेनाइट ने अपना सिर हिलाया। इस बिंदु पर मैं इसे अपनी उंगलियों में मोड़ सकता था। ये लगभग शुद्ध चांदी की तरह मुलायम है। इसे वास्तविक उपयोग के लिए नहीं, बल्कि मैना अनुकूलता के लिए बनाया गया था। काल ने सिर हिलाया, फिर रैमी द्वारा अपनी जगह पर एक चादर रखने से पहले मानसिक रूप से डिज़ाइन की गणना करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि यह वही है जिसकी आपको ज़रूरत है। मजबूत, अधिक टिकाऊ, तेज किनारे और ब्लेड से गुजरने वाले कौशल के लिए एक प्रवर्धक प्रभाव। उसने प्रस्ताव दिया। ये कुल मिलाकर लगभग 200 रून थे, लेकिन रैमी ने अपना होमवर्क किया था और उसने उन सभी के लिए गहराई के साथ साथ उन हिस्सों के बीच की दूरी भी शामिल की थी जो जुड़े नहीं थे। काल को बस इतना करना था कि उन्हें ब्लेड के विशेष आकार पर उपयोग के लिए व्यवस्थित करना था। धन्यवाद रैमी, आप एक जीवन रक्षक हैं। कैरा अभी भी मानव और गनोम के बीच खड़ी थी, जब तक कि फिस्पाक बेहतर दृश्य प्राप्त करने के लिए कैरा की पीठ पर चढ़ नहीं गया, क्योंकि शून्य बेजे उससे लंबा था। गनोम का डर का स्तर अपेक्षा से अधिक तेजी से गिर गया था और काल बस सोच रहा था कि उसे यह एहसास होने में कितना समय लगेगा कि वह अब कैरा की दोस्त है, चाहे उसे यह पसंद हो या न हो। काल ने रून को तराशना शुरू किया, ब्लेड की जड़ से टिप तक काम करते हुए, ब्लेड को नियमित रूप से पलटते हुए ताकि वह सब कुछ क्रम में लिख सके और पीछे के अर्थ को न खो दे वाक्यांश जो वह ब्लेड में जोड़ रहा था। जब उसने रूनिक शिलालेख समाप्त कर लिया तो ब्लेड की वास्तविक गुणवत्ता का परीक्षण करने का समय आ गया। रून कांस्य से चांदी में बदल गए, फिर सोने में। तीनों टीम के नेताओं ने राहत की सांस ली, फिर काल ने जारी रखा। जैसे ही शिलालेख रॉयल रैंक पर पहुंचा, रून को एक समृद्ध नीलम में लाया। अब सच्चाई के क्षण के लिए, काल ने उन्हें सूचित किया। तीनों भ्रमित दिखे, लेकिन काल ने जारी रखा और गहरे बैंगनी रंग के रून धीरे धीरे गहरे पृथ्वी माणिक के चमकते लाल रंग में बदल गए। जैसे ही काल का काम मोनाक रैंक पर पहुंचा, ब्लेड शक्ति से स्पंदित हो गया, फिर यह एक चमकदार सतह पर स्थिर हो गया जो इतनी चिकनी थी कि इसका उपयोग गुणवत्ता वाले दर्पण के रूप में किया जा सकता था। वह देवियों और सज्जनों, बॉने रिनक्राफ्टर की शैली में एक मोनाक रैंक रूनिक ब्लेड है। अब हम ये देखने के लिए इसका परीक्षण क्यों नहीं करते कि इच्छित विशेषताएं कितनी अच्छी तरह से विलीन हुई हैं। वह मेरा विभाग होगा। कृपया इस तरफ आएं और हम कौशल परीक्षण कक्षों में जाएंगे। डरो मत, वे राजधानी में रॉयल रैंक के अभिजात वर्ग द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रशिक्षण कक्षों के समान ही मंत्रमुग्ध हैं। ड्यूक एम्ब्रोस ने शेखी बघारी। काल ने सिर हिलाया। तो क्या हमें यहाँ एक अधिपति को बुलाना चाहिए? मैं उन्हें तोड़ना नहीं चाहूँगा। मैं एक सम्राट हूँ आखिरकार। अनुसंधान और विकास के प्रमुख अपनी चाल में जम गए। अब जाकर उन्हें समस्या का एहसास हुआ, जबकि फौजमास्टर ग्रेनाइट ने काल को आंख मारी। बाधाएं अधिपतियों द्वारा बनाई गई थीं और परिसर में मैना क्रिस्टल से लगातार खुद को मजबूत करती हैं। जब तक आप लगातार हमले नहीं कर रहे हैं, तब तक आपको हथियार का परीक्षण करने के लिए पूरी ताकत लगाने देने में कोई खतरा नहीं है। वास्तव में यही कारण है कि आपको चुना गया था। यदि ये परियोजना अधिपति रैंक पर विशेष बलों को हथियारबंद करना है, तो हमें उन्हें यथासंभव परीक्षण करने की आवश्यकता है। लेकिन हमारी टीम के लिए ओवरलॉर्ड को लेना यथार्थवादी नहीं है, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति को दूसरे देशों द्वारा नोटिस नहीं किया जाएगा। ग्रेनाइट ने अपनी मोटी काली दाढ़ी को छाती पर उछालते हुए समझाया, जबकि वह चुपचाप हंस रहा था। प्रशिक्षण कक्ष बिल्कुल अपार्टमेंट के समान ही दिखता था और बाधाओं की गुणवत्ता केवल थोड़ी कम थी। ये निश्चित रूप से एक भी प्रहार को झेल सकता था, चाहे काल ने इसके साथ कुछ भी किया हो। एम्ब्रोस ने प्रशिक्षण डमी को सक्रिय किया और कमरे में बाधाएं जीवंत हो उठीं। काल और कैरा दोनों ने रिजर्व में कुछ शक्ति जोड़ने के लिए एक पल लिया, यह अनुमान लगाते हुए कि वे निकट भविष्य में इतना और अधिक उन्मूलन करेंगे। ये घर पर प्रशिक्षण मैदान में मानक प्रक्रिया थी, लेकिन तीनों टीम के नेताओं ने उन्हें अजीब तरह से देखा। घर पर मानक प्रक्रिया, दूसरों के प्रति शिष्टाचार के रूप में आप जो उपयोग करने की संभावना रखते हैं उसे बदलें। अब हम इसे कैसे करना चाहेंगे? सिद्धांत रूप में ब्लेड को इसके माध्यम से पारित एक कौशल को बढ़ाना चाहिए, साथ ही अधिक टिकाऊ भी होना चाहिए। काल ने समझाया। हम उस कौशल से शुरू करेंगे जिसे आप उपयोग करना चाहते हैं, फिर ब्लेड के माध्यम से किसी भी अंतर को मापने के लिए, फिर हम दोषों की जांच करने और गुणवत्ता नियंत्रण करने के लिए उत्पादन परीक्षण प्रयोगशालाओं में भेजने से पहले ब्लेड पर प्रत्यक्ष प्रभाव परीक्षण करने का प्रयास करेंगे। ग्रेनाइट ने जोर दिया। काल ने सिर हिलाया, फिर तैयार हो गया। डिसइंटीग्रेट। हमला डमी को मारने के लिए कमरे में उड़ गया, जिससे रोशनी टिमटिमा गई। हर कोई दीवार के डिस्प्ले पर नंबर देखने के लिए मुड़ा। यह प्रभावशाली है।
लगभग चरम सम्राट रैंक ऊर्जा उत्पादन। क्या यह एक कौशल है जो आपके उत्पादन को बढ़ा रहा है, या आप उन्नति के करीब हैं? ग्रेनाइट ने पूछा। यह एक कौशल है। मैं अभी भी सम्राट रैंक के शुरुआती चरणों में हूँ। लेकिन जब युद्ध क्षमता की बात आती है तो मुझे ज़्यादातर नए अधिपतियों के साथ बराबरी पर खड़े होने में कोई परेशानी नहीं होती। इसका एक हिस्सा ये तथ्य था कि उसने युद्ध में बाधा के रूप में शून्य का इस्तेमाल किया, जिससे आने वाले हमलों से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके, इससे पहले कि वे शून्य शरीर तक पहुंचे। लेकिन उन्हें उन विवरणों की ज़रूरत नहीं थी। अब ब्लेड के साथ, अगर आप चाहें तो, एम्ब्रोस ने जोर दिया। काल ने ब्लेड के एक आकस्मिक झटके के साथ हमले को दोहराया, लेकिन बफ्स का वही न्यूनतम सेट सक्रिय था और पूर्ण आउटपुट पहले जैसा ही था। इस बार लाइटें वास्तव में एक पल के लिए बंद हो गईं। ऊर्जा उत्पादन में 28% की वृद्धि, ये प्रभावशाली से परे है, फिस्पाक ने चौंकते हुए कहा। एम्ब्रोस ने अनुपस्थित भाव से सिर हिलाया, क्योंकि वह युद्ध शक्ति में इस तरह के प्रभावी बढ़ावा के निहितार्थों पर विचार कर रहा था। ऐसे उत्कृष्ट उपकरण सीमाओं की पूरी लंबाई में लड़ाई के ज्वार को मोड़ देंगे। अब स्थायित्व का परीक्षण करने के लिए डमी में एक प्रभाव सेंसर है। जितना हो सके उतना जोर से मारो और हम तुम्हारे संवर्धन के बाद हथियार की उपज शक्ति का परीक्षण करेंगे, ये देखने के लिए कि क्या ये युद्ध के उपयोग के लिए उपयुक्त है या हमें दूर के हथियारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एम्ब्रोस ने शुरू किया। काल मुस्कुराया। ये हिस्सा मज़ेदार होगा। ब्लेड को वापस करके वह झुक गया, एक चार्ज के लिए अपनी मांसपेशियों को कस लिया। तीनों ने उसे असमंजस में देखा, क्योंकि काल लक्ष्य से 10 मीटर दूर था, हाथापाई की सीमा से बहुत दूर। लेकिन फिर काल ने उन पर एक अवरोध डाला और सुपरसोनिक गति की हवा को चीरते हुए आगे की ओर छलांग लगाए। कमरे पर लगे अवरोध प्रभाव से कंपन करने लगे, जिससे कमरे की परिधि के माध्यम से प्रकाश और अंधेरे वर्गों की लहरें उठने लगीं। अधिक सामग्री एम्पायर पर खोजें। ब्लेड और लक्ष्य डमी दोनों बरकरार थे, लेकिन शोधकर्ताओं को यकीन नहीं था कि अगर काल फिर से अवरोध से टकराता है तो भी ये सच होगा। काल ने ब्लेड के किनारे की जांच की और कोई भी स्पष्ट दोष नहीं पाया। ठीक है, मैंने इसे किसी भी कौशल या अवरोध के साथ कोट नहीं किया था, इसलिए यह उच्च सम्राट रैंक पर अवरोध के साथ एक सीधा प्रभाव था। शुद्ध शारीरिक बल के लिए यह बहुत प्रभावशाली है। युद्ध में इसे बचाने के लिए ब्लेड पर सामान्य रूप से एक अवरोध या कौशल होता है। सामान्य हथियार इस तरह के दुरुपयोग का सामना नहीं कर सकते। आखिरकार काल ने उन्हें याद दिलाया। मुझे लगा कि आपको इस परीक्षण के लिए किसी भी कौशल का उपयोग नहीं करना चाहिए था। एम्ब्रोस ने अप्रत्याशित रूप से हिंसक हमले से घबराई हुई आवाज में पूछा। यह कोई कौशल नहीं था, ये वह शारीरिक शक्ति और गति है जिसकी आप किसी भी कुलीन व्यक्ति से उम्मीद कर सकते हैं जो इन हथियारों का उपयोग करेगा। राक्षस, दुबले पतले आदमी ने बड़बड़ाया, फिर काल की ओर देखने से पहले कैरा को देखा। वह ये तय करने की कोशिश कर रहा है कि हम में से कौन अधिक डरावना है। कैरा हंसी। शायद तुम, मगर वह तुम्हारे नए बौने के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करता रहता है। काल ने मजाक किया। रेमी ने धीरे से हंसी जब वह अपने दलदल में वेदी पर एक अध्ययन परियोजना से बाहर की ओर देख रही थी। मुझे नहीं लगता कि वह फिर से ऐसा करने जा रहा है, कम से कम तब तक नहीं जब तक तुम दोनों यहाँ काम पर हो। वह डरा हुआ लग रहा है, जैसे उसने पहले कभी किसी शक्तिशाली अभिजात वर्ग को करीब से नहीं देखा हो। हॉक ने मनोरंजन में चिल्लाया। शोधकर्ता पृथ्वी के चूहों की तरह हैं। वे भूमिगत छिपते हैं और कभी भी ऊपर की दुनिया के खतरों को देखने के लिए बाहर नहीं जाते हैं। ये स्वाभाविक है कि वह पहली बार किसी शिकारी से मिलते ही डर जाता है। कारा ने सोचा कि यह बुद्धिमानी वाली सलाह थी। आप बिल में तभी तक छिप सकते हैं जब तक आपको बाहर जाना ना पड़े। लेकिन उस खौफनाक इंसान को उसका खाना डिलीवर किया गया था, इसलिए उसे पहले कभी वास्तविक दुनिया का अनुभव नहीं हुआ था। काल और कैरा दोनों ने अवरोधों के भंडारण में थोड़ी अधिक ऊर्जा लगाई, क्योंकि उन्होंने अपेक्षा से अधिक नुकसान किया था और ड्रॉ के फिर से भरने तक सरनी को इसके लिए नुकसान होने की संभावना थी। ये हो गया, इससे कमरे के उपयोग की भरपाई हो जानी चाहिए। अब मुझे लगता है कि हमें इस ब्लेड को किसी भी उत्पादन समस्या के लिए परीक्षण के लिए भेज देना चाहिए। व्यवहार्य वैकल्पिक प्रभावों के परीक्षण के लिए विभिन्न संयोजनों के साथ प्रक्रिया को दोहराने से पहले क्या हमें कुछ और करने की आवश्यकता थी? काल ने पूछा। क्या आपके पास और विविधताएं तैयार हैं? फौजमास्टर ग्रेनाइट ने पूछा। मेरे पास कुछ हैं। उनकी व्यवहार्यता का परीक्षण नहीं किया गया है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से उन्हें काम करना चाहिए। ड्यूक एम्ब्रोस ने भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें पूरी तरह से प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था। वह अनुसंधान और विकास के प्रमुख थे, लेकिन उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को यहाँ भेजा था जिसके पास एक ऐसा कौशल था जिसके बारे में उन्हें पता नहीं था। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने परीक्षण चरण के लिए पहले से ही डिज़ाइन तैयार कर लिए थे, जो कि अनुसंधान और विकास को करना चाहिए था। लेकिन वे अपना काम कैसे कर सकते थे जब वे उसकी डिज़ाइन प्रक्रिया में कोई वास्तविक इनपुट नहीं दे सकते थे?
यहाँ काल की पूरी मौजूदगी सुविधा के भीतर उसके अधिकार का अपमान थी और उसकी स्थिति के लिए एक चुनौती थी। सालों से एम्ब्रोस यहाँ था, राष्ट्र के लिए नए हथियार बनाने के लिए बिना किसी आभार के मेहनत कर रहा था। अब कुछ नए युवा रूनक्राफ्टर ने आकर पिछले 2 सालों में उनके द्वारा बनाए गए सभी हथियारों के प्रदर्शन रिकॉर्ड को तोड़ दिया। एम्ब्रोस को यह नहीं पता था कि शक्तिशाली रून बनाने के लिए निर्माता को समान स्तर पर होना चाहिए। इसलिए वे मोनाक रैंक पर वितरण के लिए उनका बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं कर पाएंगे। हालांकि वे जो कर सकते थे वह यह था कि वे ऐसे हथियार वितरित करें जो अंततः मोनाक रैंक के उपयोग का सामना कर सकें और फिर उन्हें वितरित करें और उन्हें अपने उपयोगकर्ताओं के साथ बढ़ने दें। एक रून मास्टर की सहायता से यदि आप जानबूझकर उस चरण को ओवरलोड करते हैं तो रून उनके माध्यम से धकेली गई शक्ति के अनुकूल हो जाएंगे। इसलिए यदि हथियार विस्फोट नहीं करता है तो उपयोगकर्ता के आगे बढ़ने पर इसे बेहतर बनाया जा सकता है। ये बहुत दूर की बात थी क्योंकि काल के अनुसार अभी तक उनके पास एक भी अन्य रून मास्टर नहीं था। उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि ब्लू ड्रैगन्स द्वारा भेजे गए अनुचर होने चाहिए थे, लेकिन उसने उन्हें अभी तक नहीं देखा था। सबसे अच्छी बात ये पूछना था, तो सहायक कब आएंगे? हम जितनी जल्दी काम शुरू कर सकें उतना अच्छा है। ग्रेनाइट ने कंधे उचका दिए। वे कहीं सुरक्षा में हैं। वे आपसे पहले आ गए, लेकिन उनमें से 10 को अंतिम समय पर भेजे जाने के कारण उनमें से कोई भी पास तैयार नहीं था। यह एक समस्या थी, लेकिन यहाँ कमांड की श्रृंखला में कुछ गड़बड़ थी। वैसे भी उनके आगमन की व्यवस्था कौन करने वाला था? काल ने समूह को संबोधित किया। ठीक है, जब तक वे नीचे नहीं आते हम इस परियोजना पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। क्या हमें सबसे अधिक या सबसे कम सफल होने की संभावना से शुरू करना चाहिए? फौजमास्टर ग्रेनाइट ने मुस्कुराया। मैं कहता हूं कि हम सबसे कम संभावित से शुरू करते हैं। ऐसी चीजें करना जो आपको पता है कि काम करेगी। यही कारण है कि हम शुरू में पावर कर्व से बहुत पीछे रह गए। ये स्पष्ट रूप से अनुसंधान और विकास के प्रमुख एम्ब्रोस पर एक सीधा प्रहार था। लेकिन काल ने झगड़े को अनदेखा किया और किसी को दूसरा हथियार लाने के लिए इशारा किया। ये पिछले वाले से बहुत अलग था। न केवल सामग्री अलग थी, बल्कि कारीगरी की गुणवत्ता भी बहुत घटिया थी। काल ने इसे अपने हाथों में घुमाया, फिर आह भरी और रूनों की योजना बनाना शुरू कर दिया। बौने विशिष्ट प्रभावों में विश्वास नहीं करते थे। वे अपने रूनक्राफ्टिंग में भव्य अवधारणाएं चाहते थे, इस हद तक कि भाषा भी उस तरह से काम करने का समर्थन करती थी। आपका रोमांच साम्राज्य में जारी है। तो काल ने कुछ मिनटों के लिए सोचा और सबसे हास्यास्पद मिश्रित रून के साथ आया जिसे वह ब्लेड पर फिट कर सकता था। शाब्दिक अनुवाद में इसका अर्थ था एक दिव्य विखंडनकारी झटका जो पृथ्वी को विभाजित करता है, आसमान को हिलाता है और मनुष्यों, ड्रैगन और देवताओं के दिलों में भय पैदा करता है। लेकिन एकल रून को तोड़े बिना अवधारणा को आकार देने के लिए सहायक रून, साथ ही शक्ति के लिए परिशिष्ट, एक भूकंप जो पृथ्वी को विभाजित करेगा और धारक के प्रति श्रद्धापूर्ण विस्मय को प्रेरित करता है, सिगिल में काफी कुछ जोड़ता है। बौने ने रून को घूर कर देखा। जब काल ने ड्राफ्ट लिखना समाप्त किया, फिर जोर से हंसने लगा। उसका पूरा शरीर खुशी से कांप रहा था। क्या तुम्हें दैवीय प्रतिशोध का कोई डर नहीं है? मुझे यकीन नहीं है कि मैं ऐसा सोचने की हिम्मत कर पाऊंगा, और इसे ब्लेड पर लिखने की हिम्मत तो दूर की बात है। ग्रेनाइट हंसा। ठीक है, मेरे पास सीमित अभेद्यता है। सबसे खराब स्थिति में मैं केवल 90% ही मर पाऊंगा। लेकिन अगर आप में से बाकी लोग कमरे के बाहर खड़े रहना चाहते हैं तो मैं पूरी तरह से समझता हूं। काल ने मजाक किया। समूह के बाकी लोग हैरान थे क्योंकि वे काल द्वारा लिखी गई बातों को पढ़ने का प्रयास भी नहीं कर सकते थे। काल ने भाग्य को आजमाने का फैसला किया और डिसइंटीग्रेट का उपयोग करके उन रूनों को उकेरा जैसा कि उसने उन्हें ब्लेड के पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ कल्पना की थी। रून ब्लेड के नीचे दिखाई दिए जैसे कि किसी अदृश्य उंगली द्वारा खींचे गए हों, जबकि ग्रेनाइट ने अपनी सांस रोक रखी थी। वह ये देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि क्या वे अभिमान के लिए दैवीय क्रोध से मारे जाएंगे, लेकिन जब शिलालेख को घेरा गया तो कुछ भी नहीं हुआ था। अब यह देखना है कि जब हम इसे सशक्त बनाते हैं तो क्या होता है। काल ने अंकित ब्लेड में मैना जोड़ना शुरू किया और महसूस किया कि उसके चारों ओर की हवा कांपने लगी है। उसने शायद ब्लेड की शक्ति बढ़ाने के लिए रूनों के साथ इसे ज्यादा कर दिया था, और जब उसने कमांडर को शक्ति स्तर पर धकेला तब भी वे प्रकाश नहीं कर रहे थे। रॉयल रैंक ने उन्हें एक हल्की बैंगनी झिलमिलाहट दी, इसलिए काल ने इसे धकेल दिया मोनाक रैंक के लिए। अब वे हल्के लाल रंग में चमक रहे थे, मानो सक्रिय होने लगे हों। फिर ब्लेड काले रंग के टुकड़ों की बौछार में फट गया जो तेजी से राख में घुल गया क्योंकि ताज़ा भरा हुआ मैना नष्ट हो गया। ठीक है, यह अप्रत्याशित था। मुझे लगता है कि ब्लेड शिलालेख के अनुरूप नहीं था। काल ने आह भरी। फौजमास्टर ग्रेनाइट ने अपना गला साफ किया और काल के सामने टेबल की ओर इशारा किया। उस जगह पर एक काला झुलसा हुआ निशान था जहां ब्लेड हुआ करता था और सुरक्षात्मक जादू बिखर गया था। मामूली तकनीकी कठिनाई। क्या हमारे पास टेबल को ठीक करने के लिए कोई है? फौजमास्टर ग्रेनाइट ने अपना सिर हिलाया।
उन टेबलों को उपभोग्य वस्तुओं के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था। सबसे पहले, आपने मोनाक रैंक वाले क्राफ्टिंग विफलता के साथ ओवरलॉर्ड रैंक बैरियर को कैसे तोड़ दिया? काल ने कंधे उचका दिए। संभवतः इसने जादू से मैना को बाहर निकाल लिया जब मेरे पास इसे खिलाने के लिए पर्याप्त नहीं था। उनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि ब्लेड के विघटित होने के समय पाक के ऊपर एक काली बिजली का एक बोल्ट गिरा था। काल ने एक और शिलालेख बनाना शुरू किया। ये थोड़ा कम अतिशयोक्तिपूर्ण है। क्या आप मुझे एक कुंद हथियार ला सकते हैं? एक मॉल या किसी तरह का युद्धपिक अधिमानतः। मैं इसे टिकाऊपन और हमलों में बड़ी मात्रा में प्रभाव क्षति दोनों जोड़ने के लिए मंत्रमुग्ध करने की कोशिश करूंगा। ये दूसरे की तुलना में बहुत कम अप्रिय जादू था और यह आसानी से एक हथौड़े के सिर पर फिट हो सकता था। एक सहायक एक गाड़ी लेकर आया जिसमें एक ताज़ा तैयार किया गया मॉल था जो अभी भी फौज से गर्म था। काल ने उसे पकड़कर टेबल पर रख दिया, फिर बीच में ही जम गया क्योंकि सभी लोग डर के मारे चिल्ला रहे थे। मैंने अभी तक शुरू भी नहीं किया है, उसने शिकायत की। नहीं, वह हथौड़ा, तुम कैसे ठीक हो? एम्ब्रोस ने पूछा। काल ने एक पल के लिए हथौड़े को देखा, फिर महसूस किया कि उसके हाथ की गर्मी वास्तव में ज़्यादातर लोगों के लिए मांस पिघलाने वाली गर्मी थी। ओह, ये ठीक है, इससे मेरे हाथ को चोट नहीं पहुंचेगी, ये बस गर्म है। लेकिन अगर मुझे छेनी मिल जाए तो इससे नक्काशी करना आसान हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि पिछली विफलता के बाद वे नष्ट हो गए थे, इसलिए काल ने अर्थ बैरियर का इस्तेमाल करके खुद के लिए एक नया बनाया और रून को तराशना शुरू कर दिया। इस बार जब वह लगभग समाप्त हो गया तो काल ने थोड़ा और चमक जोड़ने का फैसला किया और प्रभाव पर कवच पिघलने के बारे में एक छोटा सा साइड नोट जोड़ा। हॉक के आग के प्रति प्रेम और हथौड़े में मौजूद गर्मी के लिए एक छोटी सी श्रद्धांजलि। अतिरिक्त प्रभाव बल और कवच क्षति या संभवतः कवच की अनदेखी इस बात पर निर्भर करता है कि हथियार ने उपयोग किए जाने पर इसे कैसे व्याख्यायित किया, वृद्धि के उपयुक्त स्तर के लिए बनाना चाहिए। काल ने हथौड़े में मैना जोड़ना शुरू किया और विस्मय में देखा कि हथियार का सिर धीरे धीरे गहरे लाल रंग में बदल गया जबकि रंग कांसे से चांदी के माध्यम से सोने में बदल गए। इस हथियार की मैना अनुकूलता क्या है? उसने पूछा जब हथियार रॉयल रैंक के करीब पहुंचा। ये पहले हथियार के करीब होना चाहिए, शुद्ध चांदी से भी अधिक। फौजमास्टर ग्रेनाइट ने जोर दिया। अपना अगला लेख एम्पायर पर खोजें। ठीक है, फिर हम पूरी ताकत से आगे बढ़ते हैं। काल ने हथियार को रॉयल रैंक पर धकेला और रंग बदल गया। हथौड़े का सिर गहरे नीलम में बदल गया जबकि रून चांदी की तरह चमकने लगे। फिर रून वापस सोने में बदल गए और काल ने गुणवत्ता को ऊपर उठाना जारी रखा। ऐसा प्रतीत हुआ कि मिश्र धातु को बढ़ाया गया था, कोर गुणवत्ता में बदलाव किया गया था जबकि रून से मैना को चूसा गया था। ये दिलचस्प था, उसने निश्चित रूप से इसकी उम्मीद नहीं की थी और यह उसकी योजना से कहीं अधिक शक्तिशाली हथियार बन सकता है। जब ये फिर से रॉयल रैंक पर पहुंचा तो हथियार का पूरा सिर बैंगनी रंग में चमक उठा और फिर बैंगनी रंग फीका पड़ने लगा, धातु पर एक ओप्लेसेंट चमक में बदल गया जो काल के पास मौजूद मॉल के समान था। रून ने आखिरकार मोनाक रैंक को लाल कर दिया और फिर प्रक्रिया रुक गई क्योंकि यह काल के पावर लेवल के साथ संतुलन पर पहुंच गई। और हो गया। हथौड़ा लाने वाला कर्मचारी बदले हुए रूप को देखकर चौंक गया। यह अविश्वसनीय है, ऐसा क्यों हुआ जबकि इससे पहले वाले नहीं हुए? उसने पूछा। काल ने कंधे उचका दिए। ठीक है, उनमें से एक फट गया, लेकिन पहला वाला जिसे फौजमास्टर ग्रेनाइट ने बनाया था पहले से ही बहुत उच्च गुणवत्ता के स्तर पर था। अगर मैं सही हूं तो यह अब एक असाधारण या महाकाव्य रैंक वाला हथियार होना चाहिए। लेकिन पहले हथियार के लिए इस्तेमाल किया गया ब्लेड पहले से ही एक महाकाव्य आइटम था। फौजमास्टर ग्रेनाइट ने अपनी लंबी काली दाढ़ी को सहलाते हुए सिर हिलाया। हाँ, इसे महाकाव्य ग्रेड माना जाना चाहिए। इसमें जो कुछ भी कमी थी वह इसे वहां तक पहुंचाने के लिए था क्योंकि हथियार बनाने वाले ने इम्बिंग प्रक्रिया में कई चरणों को छोड़ दिया था। कर्मचारी इस संभावना से भयभीत था कि फौजमास्टर ऐसी चूक को ठीक करने के लिए क्या करने जा रहा था। उन्हें अपने शिल्प में निपुण होना चाहिए था। ऐसे कदमों को भूलने का कोई वास्तविक बहाना नहीं था जो हथियार की गुणवत्ता को इस हद तक सुधार सकते थे। ये काल के लिए दुखद समाचार था जिसने महसूस किया कि सुधार वास्तव में उसके कौशल से नहीं था बल्कि पिछले शिल्पकार द्वारा छोड़े गए काम को पूरा करने से था। लेकिन परिणाम एक ऐसी वस्तु थी जो उनके उद्देश्यों के लिए पर्याप्त गुणवत्ता से अधिक होनी चाहिए थी। ड्यूक एम्ब्रोस ने अपना गला साफ किया क्योंकि वे अपने विभाग की विशेषता पर वापस आ गए थे। उसकी चिड़चिड़ी आवाज ने तुरंत उसके आसपास के सभी लोगों को परेशान कर दिया, लेकिन उसके विचार में इतनी समझदारी थी कि वे फिर भी सुनते रहे। शायद हम रून कार्य की मापनीयता निर्धारित करने के लिए हथियार का परीक्षण करने के लिए कम शक्तिशाली उपयोगकर्ता को रख सकते हैं, जबकि पहला दौर अधिपतियों के पास जा रहा है। अगर वे उपयुक्त हैं तो ये शिल्प अंततः सभी विशेष बलों तक फैल जाएगा। फौजमास्टर ग्रेनाइट ने मॉल पर अपना हाथ रखा, तापमान की जांच की, फिर इसे उठाया और संतुलन का परीक्षण करने के लिए सावधानी से उठाया।
ग्रेनाइट एक कमांडर था, इसलिए वह हमले के पीछे एक सभ्य मात्रा में बल लगाने में सक्षम होगा। साथ ही यह एक बोनारून था, इसलिए उसके लिए थोड़ा अतिरिक्त लगाव हो सकता है। फौजमास्टर ने अपने परीक्षणों के लिए आधार रेखा के रूप में पूर्ण हथियारों के ढेर से एक और समान मॉल एकत्र किया और परीक्षण कक्ष में वापस चला गया। ये बहुत मज़ेदार होगा। मुझे बहुत लंबे समय से काम के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। आपको भी इसे आजमाना चाहिए, फिज। ये काफ़ी उपचारात्मक है। उन्होंने दोनों ड्यूक एम्ब्रोस को बाहर रखा, जो कोई उल्लेखनीय शक्तियों के साथ एक सामान्य रैंक मानव था। ये कॉमेडी रिलीफ के करीब होगा, यह मानते हुए कि वह मॉल भी उठा सकता है। काल ने फिर से प्रशिक्षण कक्ष में बाधाओं पर हमला किया, जबकि ग्रेनाइट ने कमरे के किनारे एक मेज पर नया हथियार रखा। काल को यकीन नहीं था कि एक फौजमास्टर के पास किस तरह के युद्ध कौशल हो सकते हैं, लेकिन हथौड़ा घुमाने के लिए कुछ होना चाहिए, और यही वह था जिसे बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। फौजमास्टर ग्रेनाइट की भुजाएं शक्तिशाली थीं और उसने नियमित हथौड़े से जो पहला झटका मारा, उससे डमी के ऊपर अवरोध पर प्रकाश की चमक पैदा हो गई। लड़ाकू कौशल का उपयोग किए बिना प्रभावशाली शक्ति। क्या आपको अधिक प्रभावी परीक्षण के लिए मुझे जल्दी से एक सिखाने की आवश्यकता है? काल ने पूछा। फौजमास्टर ग्रेनाइट ने अपना सिर हिलाया। मैं अच्छी तरह से लड़ना जानता हूँ, लेकिन शुद्ध शक्ति हमेशा एक हथियार के लिए पहली परीक्षा होनी चाहिए। आप कभी नहीं जानते कि वह फैंसी मैजिक मम्बो जम्बो आपको कब विफल कर देगा, और यह किसी चीज़ को मारने का समय होगा। ड्यूक एम्ब्रोस इसके पीछे के तर्क के बारे में कुछ संदिग्ध लग रहे थे, लेकिन काल जानता था कि यह एक से अधिक तरीकों से सच था। आप घायल हो सकते हैं, मैना से बाहर हो सकते हैं, थक सकते हैं, या बस कैरा के साथ बहस कर सकते हैं, और आप उन कौशलों का उपयोग करने में सक्षम नहीं होंगे जिनकी आपको तलाश थी। ग्रेनाइट ने हथौड़ा घुमाया और इसे अवरोध में तोड़ दिया, जिससे केवल शारीरिक प्रभाव से एक ठोस कम कमांडर रैंक प्रभाव रीडिंग मिली। ये वाकई प्रभावशाली था, और उस ढीली शर्ट के नीचे वह काल से भी ज्यादा शारीरिक रूप से शक्तिशाली था। प्रभावशाली, काल ने बधाई दी, लेकिन लोहार ने सिर्फ घुरघुराहट की और सिर हिलाया, क्योंकि उसने नए हथियार पर श्रद्धापूर्ण मुस्कान के साथ हथियार बदल दिया। उसने फिर से हथियार घुमाया और मीटर पर संख्याएं बढ़ने लगीं, जो रॉयल रैंक वाले कौशल के मानक से बस कुछ ही कम थीं। अब यह एक हथौड़ा है, उसने प्यार से आह भरी। यह एक वास्तविक कौशल जितना ही अच्छा है, और उसने बस हथौड़ा घुमाया। उसकी ओर से कोई अतिरिक्त इनपुट नहीं था। अब यह बहुत कुछ उसकी शारीरिक शक्ति पर निर्भर करता है, जिसे मनुष्य दोहराने के लिए संघर्ष करेंगे, लेकिन मुझे कहना होगा कि परिणाम प्रभावशाली है। ड्यूक एम्ब्रोस ने नोट किया। क्या हमारे यहाँ कोई सामान्य मानव अभिजात वर्ग है? काल ने पूछा। ड्यूक एम्ब्रोस ने काल की ओर ध्यान से देखा, और दाढ़ी वाले फौजमास्टर ने हंसना शुरू कर दिया। नहीं, हमारे यहाँ कोई अन्य योद्धा प्रकार के अभिजात वर्ग नहीं हैं। अधिकांश प्रशिक्षुओं के पास सिस्टम कौशल हैं, लेकिन वे ही हैं जिन्होंने अनुसंधान और शिल्प संबंधी कौशल को जागृत किया है, इसलिए वे आधिकारिक तौर पर अभिजात वर्ग नहीं हैं, वे शोधकर्ता हैं। ग्रेनाइट ने समझाया। काल ने आह भरी। ठीक है, तो हमारे पास कमांडर रैंक परीक्षण के लिए फौजमास्टर ग्रेनाइट है। मैं पूर्ण आउटपुट विनाशकारी परीक्षण करूंगा, और उसकी ताकत हमारी अवधारणा का प्रमाण हो सकती है। साम्राज्य पर अधिक अनुभव। मुझे दृढ़ता से संदेह है कि हमें उनके अधीनस्थों द्वारा बनाए जा रहे हथियारों की गुणवत्ता के साथ बहुत अधिक समस्याएं नहीं होंगी, लेकिन हर नए डिज़ाइन के साथ परीक्षण की आवश्यकता होती है। अब हमारे पास एक ब्लेड डिज़ाइन है जो कौशल उत्पादन को बढ़ाएगा, प्रभाव बल को बेहतर बनाने के लिए एक हथौड़ा। क्या आप यहाँ दूर से मार करने वाले हथियार बनाते हैं? चीफ इंजीनियर फिस्पाक कैरा की पीठ पर उछल कूद कर रही थी, अपना हाथ लहरा रही थी, जबकि यहाँ गुलाबी पिगटेल उसके साथ लहरा रहे थे। यह मेरा विभाग है। हमने सीखा है कि देवता जादू के साथ बहुत अधिक तकनीक को मिलाने से मना करते हैं, इसलिए जब ये काम कर सकता है तो ये सिस्टम से जुड़ नहीं पाएगा। ऑपरेटिंग थ्योरी यह है कि प्रकृति के देवता के रूप में विश्व ड्रैगन की प्रकृति की विकृतियों को ठीक से काम करने से रोकती है। पोषण जैसे जटिल रासायनिक यौगिक बहुत बढ़िया काम करते हैं, लेकिन ऐसे पदार्थ बनाने के लिए जटिल रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकृति में मौजूद नहीं हैं, जैसे बारूद, सिस्टम के साथ बातचीत नहीं करते हैं। 10,000 या उससे ज़्यादा सालों का शोध है, जिसमें सबसे हालिया शोध भी शामिल है, क्योंकि हम अपनी बेस तकनीक को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे थे। लेकिन अभी तक किसी को भी उचित उत्तर नहीं मिला है, और जितना अधिक आप उन्हें मिलाने की कोशिश करेंगे, परिणाम उतने ही खराब होते जाएंगे। इसलिए हमने 3 अलग अलग रास्ते निकाले हैं। एक चाकू और भाले जैसे फेंके और फेंके जाने वाले प्रक्षेप्य हैं। दूसरे धनुष और गुलेल हैं। तीसरे ग्रेनेड लॉन्चर हैं। काल ने एक सेकंड के लिए उसे देखा। मुझे लगा कि आपने अभी अभी कहा है कि सिस्टम से जुड़ी वस्तुएं और तकनीक आपस में नहीं मिलती। उसने पूछा। नहीं मिलती। ग्रेनेड लॉन्चर वास्तव में सिर्फ एक राइफल के आकार की जादू की छड़ी है जो आग के गोले दागती है। वे अद्भुत हैं, ग्रेनाइट ने हंसते हुए कहा। वे पिस्तौल के रूप में भी आते हैं।
उपयोगकर्ता के लिए बहुत खतरनाक हैं। फिस्पाक ने कंधे उचका दिए। छोटी मोटी तकनीकी कठिनाइयां हैं। आपको बस इसे अपने शरीर से इतनी दूर रखना है कि निकटता से आग का गोला विस्फोट न करे, जो कि एक गनोम करने में असमर्थ है। ग्रेनाइट ने उसे याद दिलाया। लोट्स को ये प्राणी बहुत पसंद आएगा। कैरा को पहले ही पसंद आ गया है। काल ने उत्साहित छोटी महिला को देखकर मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि वे पहले से ही अच्छी तरह से विकसित हो रहे हैं। लेकिन मैं धनुष के लिए कुछ कर सकता हूँ। मैं दूसरे दिन ड्वार्फन रनक्राफ्टिंग पर एक किताब पढ़ रहा था और इसमें धनुष को बढ़ाने के तरीके पर एक खंड शामिल था। बेशक सबसे व्यवहारिक अनुप्रयोग तीर बनाना ताकि तीरंदाज के पास कभी तीर खत्म न हो, एक जादू प्रभाव है जो लेखक के साथ उतना लोकप्रिय नहीं है, लेकिन ये जादू का एक सामान्य हिस्सा है। मेरे पास भी उस प्रकृति का एक धनुष है और वहां से मुझे लगता है कि मैं कुछ कार्यात्मक बना सकता हूँ। फिस्पाक ने काल के पीछे एक दालान की ओर इशारा किया। फिर आगे हम धनुषों का निरीक्षण करेंगे। मुझे भरोसा है कि आप उन्हें संचालित करना जानते हैं। मेरी भुजाएं बहुत छोटी हैं। कारा ने अपने पंख फड़फड़ाए और अपने गुलाबी बालों वाले सवार के साथ हॉल में उड़ गई, जबकि ड्यूक एम्ब्रोस ने आह भरी और अपनी उंगलियां अपने बालों में फिराईं। मुझे लगा कि इससे उत्पादकता और मनोबल बढ़ेगा, उसने बुदबुदाया। ग्रेनाइट ने कंधे उचकाए और काल देख सकता था कि वह अपनी दाढ़ी के पीछे अपनी मुस्कान छिपा रहा था। मुझे नहीं पता, ऐसा लगता है कि इससे पहले से ही मनोबल में सुधार हुआ है। इसके अलावा हमारे पास ओवरलॉर्ड द्वारा जारी किए गए हथियारों के लिए 2 प्रारंभिक योजनाएं हैं और यह पिछले वर्ष में हम में से बाकी लोगों की तुलना में अधिक उत्पादकता है। ड्यूक एम्ब्रोस को यह याद दिलाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह अनुसंधान और विकास के प्रमुख थे। एक ऐसा क्षेत्र जहां उनकी महत्वाकांक्षाएं लक्ष्य से इतनी दूर चली गई थीं कि राजा ने खुद ही अपनी परियोजनाओं को वापस पटरी पर लाने के लिए एक प्रतिस्थापन को बुलाया था। यह एक अव्यक्त समझ थी कि काल इतना बाहरी ठेकेदार नहीं था जितना कि वह अनुसंधान और विकास विभाग के चेहरे पर एक सीधा तमाचा था। काल के लिए यहाँ बिताया गया 1 घंटा भी इतना समझने के लिए पर्याप्त था। फिस्पाक का अनुसरण करते हुए तीरंदाजी कक्ष में, जिसके पीछे अपनी शूटिंग गैलरी थी, काल को हर्षोल्लास से भरे अभिवादन और हर्षोल्लासपूर्ण वार्तालापों की आवाज़ से भर दिया गया। ये फौज की तुलना में बहुत अलग एहसास था, जहां हर कोई चुपचाप काम करता था, क्योंकि फौज का शोर सामान्य बातचीत के लिए बहुत तेज था। आश्चर्यजनक रूप से कमरे का एक बड़ा हिस्सा शिल्पकारों का नहीं था, जिनके पास धनुष बनाने में कोई विशेष कौशल था, बल्कि प्रकृति पुजारियों का था। धनुष पारंपरिक रूप से लकड़ी से बनाए जाते थे। प्रकृति पुजारियों ने इसे और अधिक उगाने में महारत हासिल की। काल ने फैसला किया कि यह उनके लिए एकदम सही था। काल धनुष में से एक के पास गया और उस पर लगे जादू की जांच करने के लिए उसे उठाया। बहु अग्नि का धनुष असामान्य ग्रेड धनुष। धनुष से हर बार फायर करने पर 2 तीर बनाता है। काल ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि एक महत्वपूर्ण चीज़ जो धनुष नहीं करता था, वह थी अलग से निशाना लगाने की अनुमति देना, या जब आप फायर करते हैं तो लक्ष्य सहायता भी नहीं। लेकिन यह असामान्य ग्रेड था और यह कोई विशेष रूप से शक्तिशाली वस्तु नहीं थी। सवाल यह था कि यह वह पहली चीज़ क्यों थी जो उसे टेबल पर मिली। हमारे पास ऐसा क्या है जो पहले से ही दुर्लभ या महाकाव्य ग्रेड में है जिसे बढ़ाया जाना चाहिए? काल ने पूछा। एक धनुषधारी ने अपना हाथ उठाया और काल उसके काम को देखने के लिए चला गया। क्रूर प्रभाव का मिश्रित धनुष शारीरिक प्रभाव के रूप में कौशल क्षति का 110% सौदा करता है। सक्रिय करने के लिए कौशल उपयोग की आवश्यकता होती है। यह भयानक नहीं था। यह मैना स्तरों पर कठिन होगा, लेकिन यह आपके क्षति आउटपुट को दोगुना कर देगा, या आपको बहुत कम आउटपुट का उपयोग करने की अनुमति देगा, जो कि अभिजात वर्ग को लगभग उतनी जल्दी समाप्त नहीं करेगा। वह जो समस्या देख सकता था वह ये थी कि वास्तविक धनुष विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ी नहीं थी। आरोही रैंकैश, अगर उसका वनस्पति विज्ञान का ज्ञान सही था, लोट्स के यहाँ होने से मदद मिलती। वह बिना पूछे ही उसे सभी छोटी छोटी जानकारियां खुशी खुशी बता देती। यहाँ के पादरी आज बहुत घबराए हुए थे और कुछ नहीं कह पाए, लेकिन वह इसके साथ काम करने में सक्षम होगा। उसे लकड़ी को मजबूत करने के लिए बस अधिक रून की आवश्यकता होगी, जिसे काल ने ध्यान से तैयार किए गए मिश्रण में देखा था। ये काफ़ी आधुनिक हथियार था, जिसमें बेहतर तीर की गति और कम समग्र लंबाई के लिए इसका मिश्रित डिज़ाइन था, जबकि शक्ति बरकरार रहती थी। काल ने एक त्वरित मानसिक योजना बनाई, फिर काउंटर पर उपकरणों से एक पेंट ब्रश उधार लिया। धनुष के मिश्रण में नक्काशी करने से मदद की बजाय अधिक नुकसान होगा, इसलिए उसे पेंट के साथ जो करना था वह करना होगा। मेरे पास एक मार्कर है, प्रकृति पुजारियों में से एक ने मददगार सुझाव दिया। ओह, यह आसान होगा। उसने इसे सौंप दिया और काल ने देखा कि यह एक इंद्रधनुषी रंग का मार्कर था जिसमें चमक थी। जिसने भी इस धनुष को परीक्षण करने के बाद प्राप्त किया, उसे बेहतर हास्य की भावना होनी चाहिए अगर रून रंग नहीं बदलते। काल ने 2 वाक्यांशों पर निर्णय लिया, एक धनुष को मजबूत और कठोर बनाने के लिए और दूसरा प्रक्षेप्य की यात्रा की गति में बहुत सुधार करने के लिए।
माकर रून में मैना जोड़ना आसान नहीं था और काल को संदेह था कि यह बहुरंगी माकर की बदलती संरचना थी। जब वह इसे जागृत और आरोही रैंक के माध्यम से लाया तब भी इसकी चमक बरकरार रही। कमांडर रैंक पर रून चमकते हुए सोने में बदल गए। काल ने हिचकिचाहट की, लेकिन कमांडर रैंक का हथियार ओवरलॉर्ड रैंक रेंजर के लिए कोई अच्छा काम नहीं करेगा। इसलिए वह धनुष को रॉयल रैंक पर ले गया। शक्ति स्तर बढ़ने के साथ ही रूनों का रंग बदल गया और पूरा धनुष गहरे काले रंग में बदल गया, जिसमें नीलम रूनों के चारों ओर लकड़ी के पैटर्न को सुनहरी रेखाएं बना रही थीं। वह लकड़ी की संतृप्ति को महसूस कर सकता था और इसे और आगे ले जाने की हिम्मत नहीं कर सका। लेकिन यह एक अच्छी शुरुआत थी। ठीक है, कौन धनुष का परीक्षण करना चाहता है? काल ने पूछा। निर्माता ने कंधे उचका दिए। मेरे पास हमला करने का कौशल नहीं है। काल ने समझ में सिर हिलाया। उसका वर्क बोर था, इसलिए उसने सोचा था कि परीक्षण के उद्देश्य से उस व्यक्ति के पास कम से कम एक कौशल होना चाहिए। लेकिन ये धनुष केवल एक दूरी से हमला करने वाले कौशल के साथ सक्रिय होता है। शायद उसके पास जो कुछ भी था वह उपयुक्त नहीं था, या इससे भी बदतर, वर्क पूरी तरह से शिल्प पर केंद्रित हो सकता है, यहाँ तक कि किसी आपात स्थिति में लड़ने की क्षमता के बिना भी। दूसरों में से एक आया और धनुष उठाया, लगभग उसे हवा में फेंक दिया। यह अविश्वसनीय रूप से हल्का है, हाथों में अच्छा लगता है। फिर उसने धनुष खींचने की कोशिश की और उसे सिर्फ कुछ सेंटीमीटर पीछे खींच पाया। सम्राट, मुझे लगता है कि कोई गलती हुई है। कोई भी इसे खींच नहीं सकता, उसने शिकायत की। काल ने भौहें सिकुड़ी, फिर धनुष लिया और तीरंदाजी रेंज में कदम रखा। उसने कमांडर रैंक पर रैंक को सक्रिय किया और धनुष की डोरी को पीछे खींचा, जिससे एक भयानक लाल धातु का तीर बना। खींचने का वजन करीब 150 किलो होना चाहिए था। ठीक है, शायद ये थोड़ा ज्यादा कठोर है, लेकिन रेंजर्स की ताकत योद्धाओं के करीब है, इसलिए यह उनके लिए उपयोगी होना चाहिए। काल ने तीर छोड़ा और कमरे के पीछे की बाधा जल उठी, जबकि धातु का लक्ष्य 1 घंटे की तरह बज उठा। 1 सेकंड में 1200 मीटर। गोली जितनी अच्छी, फिस्पाक ने खुशी जताई। धनुष प्रभाव पर सक्रिय होता है, इसलिए कौशल पहले हिट करता है, फिर धनुष का नुकसान द्वितीयक होता है। उम्मीद है कि बाधाओं के नीचे जाने के बाद बहुत खराब नहीं है। काल सहमत हो गया। क्या आप इसे वास्तव में उपयोग करने योग्य बना सकते हैं और सिर्फ अपने लिए नहीं? एक धनुषधारी ने पूछा। जरूर, लेकिन गति वृद्धि का प्रभाव प्रतिशत आधारित है। औसत लड़ाकू धनुष 100 मीटर प्रति सेकंड तीर की गति के बराबर होता है। अब वास्तविक धनुष के साथ उसमें उल्लेखनीय सुधार किए बिना हम उसी तरह के परिणाम नहीं देख पाएंगे। धनुषधारी ने कंधे उचका दिए। तीर की गति ज्यादातर अप्रासंगिक है न? ये सिर्फ तीर को वहां पहुंचाने के लिए है जहां उसे जाना चाहिए। एम्पायर के जरिए जुड़े रहें। काल ने आह भरी, फिर कैरा की ओर मुड़ा। उनमें से एक तीर मेरी ओर फेंको। कैरा हंसी और मेज पर चढ़ गई, फिर अपनी बांह पीछे खींची और एक तीर को एकदम सही सर्पिल में उस पर फेंका। काल थोड़ा सा दाईं ओर खिसक गया और आसानी से प्रक्षेप्य को पकड़ लिया, जबकि शिल्पकार उन्हें डर से घूर रहे थे और फिस्पाक ने तेजी से आगे बढ़ रहे बेजर पर अपनी सीख न खोने की कोशिश की। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये काम नहीं करेगा। 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मैं न केवल तीर को चकमा दे सकता हूं, बल्कि मानक प्रोजेक्टाइल को भी पकड़ सकता हूं। गनोम ने आह भरी। हमने मजबूत अभिजात वर्ग को कम आंका है। मैंने उन्हें बताया कि ऐसा कुछ तब हो रहा था जब उन्होंने हथियारों का आखिरी बैच लौटा दिया था जिसे हमने उन्हें भेजने की कोशिश की थी। उन्होंने आपको क्या फीडबैक दिया? काल ने पूछा। ड्यूक एम्ब्रोस ने उपहास किया। हमारे शोधकर्ताओं के पास अंतिम उपयोगकर्ताओं के साथ इस मामले पर चर्चा करने की मंजूरी नहीं थी। ये निर्धारित किया गया था कि इस तरह की बातचीत हमारे विकास योजनाओं को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकती है, जिससे अधिकांश अभिजात वर्ग के लिए हथियार बनाने के बजाय उन लोगों के पक्ष में हो सकती है जिन्होंने प्रतिक्रिया दी थी। किसके द्वारा निर्धारित? काल ने पूछा। जवाब उस आदमी के चेहरे पर साफ था। उसके द्वारा निर्धारित। ठीक है, ये काम नहीं करेगा। ये स्पष्ट है कि आप में से कोई भी वास्तव में उन हथियारों के उपयोग परिदृश्यों को नहीं समझता है जिन्हें आप बना रहे हैं। यदि दुश्मन आपके हमलों को आसानी से चकमा दे सकता है, तो मैना बर्बाद करने का क्या मतलब है? नहीं, हमें ऐसे धनुष चाहिए जो इतनी तेजी से फायर करें कि शक्तिशाली अधिपति भी उन्हें चकमा न दे सकें। इसलिए कठोर धनुष से दूर न भागें। यदि आपको संदेह है, तो किसी लोहार से पूछें कि क्या वे आपके लिए इसका परीक्षण कर सकते हैं। यदि वे इसे खींच सकते हैं, तो यह एक औसत योद्धा या रेंजर द्वारा उपयोग करने योग्य है। लेकिन अधिपतियों के लिए उपकरणों के एक असाधारण सेट की आवश्यकता है। उनके पास समस्या यह है कि हम कहीं और जो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं वह वास्तव में उनके लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाला नहीं है। यहाँ तक कि मैं अपने कौशल और शक्ति के चरम पर भी जो कुछ भी करता हूँ वह अभी भी उनकी वास्तविक आवश्यकता से एक पूरी रैंक नीचे है, और मेरे सीमित कौशल का मतलब है कि एक महत्वपूर्ण संभावना है कि साइक्लोप्स फोर्ज मास्टर्स द्वारा बनाए गए आइटम की तुलना में हम अभी भी गुणवत्ता में कमी रखेंगे।
जैसे ही काल ने जायंट्स के कारीगरों का जिक्र करके अपना भाषण समाप्त किया, ग्रेनाइट ने घृणा से जमीन पर थूक दिया। अस्वीकार्य, हम जायंट्स से किसी भी तरह नहीं हारेंगे, लेकिन फोजमास्टर्स को विलुप्त हो जाना चाहिए। जायंट्स को और कहाँ से मिले? उसने पूछा। एक मॉन्स्टर स्पॉन था, जहां रॉयल और संभवतः मोनार्क रैंक पर जायंट्स द्वारा कई साइक्लोप्स फोजमास्टर्स प्राप्त किए गए थे। फोजमास्टर ग्रेनाइट की घृणा क्रोध की सीमा पर पहुंच गई, जब तक कि नेचर प्रीस्टेस में से एक ने उसे अपनी सिग्नेचर सिगरेट में से एक नहीं दी, जो पहले से ही जल रही थी। बॉने ने उस पर मुस्कुराया और एक कश लिया, फिर उसे बाहर निकाल दिया। धन्यवाद, शापित दिग्गज। ठीक है, मुझे लगता है कि अब मुझे पता है कि इतनी जल्दी क्यों है। अगर दिग्गजों के पास उनके दिग्गज लोहार वापस आ गए हैं और हम बिना किसी जानकारी के और एक डिज़ाइन टीम के साथ काम कर रहे हैं जिसके पास तीसरे स्थान के लिए लड़ने वाले 2 कार्यात्मक मस्तिष्क कोशिकाएं हैं, तो चीज़ें खराब होने वाली हैं। ड्यूक एम्ब्रोस कमरे से बाहर निकल गया, उनके अपमान से तंग आकर, लेकिन कोई भी उसे जाते हुए देखकर दुखी नहीं हुआ। अब रिसर्च टीम में कितने लोग हैं? काल ने पूछा। सिर्फ वह और कुछ कागजी कार्रवाई करने वाले क्लर्क। पिछले हफ्ते उसके अधीनस्थों में से आखिरी ने नौकरी छोड़ दी और उनकी जगह कोई नहीं भेजा गया है। आपके साथ आने वाले एकोलाइट संभवतः नई टीम होंगे, फिस्पार्क ने फुसफुसाया। जवाब देने से पहले काल ने उसे आश्चर्यचकित रूप से देखा। यह ऐसी जगह नहीं लगती जहां से आप नौकरी छोड़कर घर जा सकें। गनोम ने सिर हिलाया। वे जादूगरों के दिमाग को मिटा देते हैं ताकि जब आप यहां से जाएं तो आप कोई रहस्य न बता सकें। मुझे नहीं लगता कि वे आपके साथ ऐसा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी टीम के ज़्यादातर लोगों को इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। कैरा ने हंसते हुए कहा, जिससे फिस्पार्क की पीठ हिल गई। कैरा की बात सही है। अगर वे चाहते भी तो शायद नहीं कर पाते। मैं कुछ हद तक नकारात्मक जादुई प्रभावों के प्रति प्रतिरोधी हूं, और हम पहले से ही जानते हैं कि उनके पास यहाँ कोई अधिपति नहीं है जो हर दिन जब मैं महल में अपने कमरे में वापस जाता हूं तो ये काम करे। फिस्पार्क ने चौंकते हुए कहा, तुम्हें महल में रहने का मौका मिला। किस्मत से। मैंने सुना है कि यह वाकई बहुत अच्छा है। शहर कैसा दिखता है? काल ने कंधे उचका दिए। मैं यहाँ महल से भूमिगत हो गया। मैंने शहर को बिल्कुल नहीं देखा। वे सुरक्षा कारणों से ऐसा कहते हैं, लेकिन एक ट्रेन है जो महल परिसर से विश्वविद्यालय तक जाती है, फिर वहाँ से प्रवेश द्वार तक सब कुछ अंदर है। वाकई बहुत उबाऊ है। मुख्य दरवाजे खुलने की आवाज़ से उनकी बातचीत बाधित हुई। यह इतना असामान्य था कि मुख्य कमरे में मौजूद हर कोई ये देखने के लिए मुड़ा कि क्या हो रहा है। आज कोई निर्धारित डिलीवरी नहीं थी और उन्हें पहले से ही एक नया व्यक्ति मिल गया था जिसने अनुसंधान और विकास के प्रमुख को रुला दिया। एक दिन के लिए ज़्यादा उत्साह बहुत ज़्यादा लग रहा था। 5 युवा अनुचर, जो सभी सेमिनरी अकादमी में अपने पहले और दूसरे वर्ष में थे, को एक सुरक्षा गार्ड द्वारा अंदर ले जाया गया। काल और तीरंदाजी कक्ष के अधिकांश निवासी ये देखने के लिए बाहर आए कि हंगामा किस बात को लेकर था, और कैरा ने फिस्पार्क को लैंडिंग पर उड़ा दिया। फिर उसने मुख्य अभियंता को अपनी नाक से छुआ और गनोम को अपना स्वागत भाषण शुरू करने के लिए इसे शुरू करो इशारा किया। रूनक्राफ्टिंग प्रोजेक्ट के लिए अनुचर, विकास प्रयोगशाला में आपका स्वागत है। कृपया अंदर आएं। सम्राट काल अब से आपके प्रशिक्षण का प्रभार संभालेंगे। वे वास्तव में रूनक्राफ्टिंग कौशल सीखने में सक्षम नहीं होंगे, काल को डर था। नचट ने कहा था कि कौशल के रूप में इसके मानक अविश्वसनीय रूप से उच्च हैं, लेकिन कुछ उम्मीद थी कि वे इसे व्यापार कौशल के रूप में सीख सकते हैं। अगर कुछ और नहीं तो वे काल की तैयारी में मदद कर सकते हैं, जबकि वह अपने कौशल को बदलने का तरीका खोज रहा है ताकि वह उन्हें ठीक से प्रशिक्षित कर सके। आपका रोमांच साम्राज्य में जारी है। आप इसे किससे मिलाएंगे? क्या आपको दूसरों के लिए चीज़ों को मिलाना शुरू करने से पहले और अधिक उपयोगी कौशल की आवश्यकता नहीं है? रेमी ने उसे याद दिलाया। अच्छा बिंदु, वे मुझे और अधिक कौशल पुस्तकें देने का वादा करते रहते हैं, लेकिन वे मुझे कहीं और भेजे जाने से पहले कभी भी अपना वादा पूरा नहीं करते हैं। खैर, अब हमारे पास बंदी ब्लू ड्रैगन पादरी हैं। उनके पास कुछ ऐसे संपर्क होने चाहिए जो हमारे लिए और अधिक पुस्तकें लाना पसंद करेंगे। शायद वे पुस्तकें लेकर आए हों। मुझे उम्मीद है कि वे पुस्तकें लेकर आए होंगे। मैंने अपनी लगभग सभी पुस्तकें पहले ही पढ़ ली हैं। ये प्रभावशाली था। उसने अपनी वेदी के चारों ओर पुस्तकों से भरी पूरी अलमारियां रखी थीं, कुल मिलाकर सैकड़ों। लेकिन रैमी को तब तक नींद नहीं आती थी जब तक कि वह ऊब न जाए या उसका पेट न भर जाए, इसलिए उसके पास शोध करने के लिए बहुत समय था। इसने उसे एक घटिया रात की निगरानी करने वाला लेकिन एक बेहतरीन शोधकर्ता बना दिया।